ठीक है जी, तो देखिए डाउट डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, तो आपके पास जो सेट है क्या बता रखा है, अल्फा क्या है, ये है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है ना, तो बाकी इसका डेफिनेशन तो हम लोग जानते ही हैं। बताइए, तो इसको एक्स स्क्वायर कब लिखेंगे और वाई कब लिखेंगे, बताओ भाई। और यहाँ ओके, तो अब क्या करना है हमें, कि तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो उससे पहले ये हमारा सपोर्ट है 3 वेरिएबल में, है ना, ये सपोर्ट है। तो वैसे अगर आप लिमिट अभी डायरेक्टली लिखो तो इसमें क्या होगा, ये कुछ भी है, अभी अगर डायरेक्टली लिखने की कोशिश करो तो यहाँ से आएगा आपके पास, चूंकि यहाँ एक्स वाई 0 से 1 के बीच है, तो जो एक्स स्क्वायर है वो 0 से 1 में ही होगा, है ना। और अगर जैसे यहाँ पे है x मोर देन y है, तो एक्स स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना, तो मुझे एक्स वाई में वापस आना पड़ेगा ग्राफ में। और यहाँ z की लिमिट क्या ले सकते हैं हम लोग, अगर पहले z लिखेंगे तो z आपका 0 से y हो जाएगा। अगर मैं z पहले लिखता हूँ तो हमारा z 0 से y होगा, और अगर पहले मैं x लिखने की कोशिश करूंगा तो y से 1। मेनली इसमें भी ग्राफ बनाने पड़ता है, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर वाई में से किसको कंसीडर करना, तो उसके हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा ग्राफ को। तो पहले जेड की लिमिट लिख लेता हूं मैं ताकि आसान रहेगा। तो इसको ब्रेक करो आप। देखो अब ऐसे को सोचना पड़ेगा कि हाउ क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे करना है। तो अभी सीखने का टाइम है, तो यू कैन अप्लाई डिफरेंट अप्रोचेस। तो एक तरीके से मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई डी जेड, अभी मैं ऐसा लिखता हूँ डी वाई डी एक्स या डी जेड डी एक्स डी वाई चलेगा। तो जेड की लिमिट यहाँ से क्या आ रही है 0 टू वाई, ठीक। अभी एक्स वाई का रखते हैं, वैसे लिख सकते हो जेड की लिमिट है 0 से वाई, वाई की लिमिट क्या होगी यहाँ पे, अब जेड को हटा दो तुम क्योंकि जेड की लिमिट तो हो गई ना, तो यहाँ से क्या आएगी वाई की लिमिट 0 टू एक्स, ठीक है। अब y को भी हटा दो, y की लिमिट ले लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी, अब x की लिमिट 0 टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करने हैं। सो यहाँ तो z है ही नहीं, है ना, यहाँ पे तो सिर्फ x और y है, तो सिंपल ये है, ये तो कांस्टेंट है मतलब, तो यहाँ z की लिमिट इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 का इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में z, तो आपके पास आएगा 0 टू 1 0 टू x। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दो, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं z 0 टू y, तो ये आ जाएगा y टाइम मिनिमम ऑफ x स्क्वायर y dy dx। अब ये सिंपल 2 वेरिएबल के क्वेश्चन में आ गया, है ना, मतलब सेकेंड इंटीग्रेशन में आ गया इजीली। और सेकेंड इंटीग्रेशन आप लोग फ्रीक्वेंटली सॉल्व करना जानते हो इजीली। तो अब इसको हमें डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये तो इसमें क्या करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं रीजन, क्योंकि हमें ये भी अब ध्यान रखना है और इसके हिसाब से भी। तो आगे सॉल्व करोगे, आगे कर पाओगे, कर लेता हूं ना। देखो तो यहां से मेरे पास क्या है, मैं पहले इसका ग्राफ बनाता हूं कि क्या है अभी। तो y हमारा 0 से x में है,
x 0 से 1 में है। तो ग्राफ अगर आप बनाओगे सो y 0 से x में है, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू x, y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस, और x इज इक्वल टू 0 मतलब x बराबर 0 से 1 में होगा। मतलब ये ग्राफ ऐसे ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी मान लो ऐसा ही है। तो ये यहाँ 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x है, तो हमें क्या करना था, y लेस देन इक्वल टू x है। बताओ कौन सा, अपर रीजन या लोअर रीजन? इसमें इसका ग्राफ कौन सा रीजन आएगा, लाइन के ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। तो x मोर देन y है ना, यहाँ x मोर देन y है। तो कोई भी टेस्टिंग पॉइंट लेके चेक कर सकते हो, जैसे 1 0 है, सो x यहाँ मोर देन y है, तो ये आपका रीजन है। अब ये आपका इंटीग्रेशन का रीजन है। अब इस रीजन में क्या करना होगा हमें, सो वी हैव टू अब हमें मिनिमम को खोलना है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हम आगे तभी कर पाएंगे जब मिनिमम हटेगा। आप देखते होंगे जैसे मॉड रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहता है, मैक्सिमम रहता है, मिनिमम रहता है, तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको उसको हटाना पड़ेगा, मॉड को हटाना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाना पड़ेगा, मीन है, मैक्स है, उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे? तो सिंपली अभी हमने ओपन किया हुआ है, तो इसके हिसाब से सोचते हैं। तो ये डिसाइड करने के लिए मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे यहाँ पे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का यहाँ ग्राफ बनाइए। अब होगा कि आपको डिसाइड करना है कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स आया था, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार कट करेंगे। तो सिंपली आप सॉल्व पहले मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए, ये जानने के लिए कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार किस पॉइंट पे कट करेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 0 या 1 यही आएगा, क्योंकि x 0 या 1 क्वाड्रेटिक है ना, दो सॉल्यूशन आएंगे। तो 0 1 तो मतलब दो बार कट कर रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, रफली ऐसा ले लो, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है। अब आपको देखना है, तो आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक बार इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, एक बार इस रीजन पे। तो इसी इंटीग्रेशन को अब मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। देखिए, है ना, ये अपर हाफ लोअर हाफ, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, मुझे बताइए ये अपर वाले का रीजन का ग्राफ क्या है। मतलब ये जो अपर वाला रीजन है, इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, एक्स स्क्वायर मोर देन वाई, कौन सा वाला रीजन आएगा? ऊपर वाला क्या होगा, ये रेड वाला रीजन क्या है, ये रेड जो सेट किया वो क्या है? तो ये वाला है ठीक है ना। हाँ, तो जो रेड रीजन है ना, ये हमारे पास जो ट्रायंगल था वो सपोर्ट था इसका इंटीग्रेशन का। अब मुझे मिनिमम को खोलने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई को कंपेयर करना है। तो ये जो अभी y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना है, तो ऊपर जो है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई है, और ये जो लोअर पोर्शन है यहाँ एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू वाई है लोअर रीजन में। तो आपको ब्रेक करना है इससे। देखिए ब्रेक करते हैं, तो यहाँ जब आप ब्रेक करेंगे, सो इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देना है बस। ठीक, तो अब देखो, एक बार मैं लिखूंगा y, और जैसे अगर ऊपर वाले रीजन की बात करता हूं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई है, तो इन दोनों का मिनिमम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dy dx। और अब मैं लोअर वाले रीजन में अगर बात करूं, तो y लोअर एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू वाई है, y छोटा है। अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल के लिमिट ये रेड वाले पोर्शन में लेने हैं, क्योंकि आपने मिनिमम एक्स स्क्वायर लिया है, और इस वाले की लिमिट लोअर पोर्शन में लेना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ वाई स्क्वायर को छोटा लिया है। देखिए लिमिट क्या आएगी, इसमें हमने ये लिया ना, तो इसमें देखो यहाँ y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, बताओ आप देख के खुद ही। y की लिमिट कहां से कहां तक है, एक्स स्क्वायर टू एक्स। ये है y बराबर एक्स स्क्वायर और ये है y बराबर x, सो एक्स स्क्वायर टू एक्स।
और इस रीजन में एक्स एक्सिस का कितना कंट्रीब्यूशन, अगर ऊपर से देखेंगे तो एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन कितना आएगा, मतलब एक्स एक्सिस कितना इन्वॉल्व है, 0 to 1। ये हो गया। अब यहाँ आइए, अब मैंने मिनिमम वाई लिया था तो मिनिमम वाई लोअर रीजन में होगा। अब इस लोअर रीजन में आप देखिए ग्राफ क्या होगा, मतलब वो क्या लोअर रीजन का, आप मुझे लिमिट बताइए क्या होगा वाई की, 0 to x स्क्वायर, और फिर इसमें भी x की वैल्यू 0 से 1 में जा रही है। कीजिए अब इंटीग्रेशन, हो जाएगा, ये भी करूँ आगे, देखो है ना, तो इसके आगे हो जाएगा, बस यही तक था। तो ये थोड़ा सा बस आपको देखना है। तो पहले मैंने कोशिश किया z को हटाया, क्योंकि z के इधर यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो पहले z को हमने हटाया यहाँ से, और z हट गया, फिर अब ये आया, तो मिनिमम हटाना था, तो मिनिमम को हटाने के लिए 2 रीजन बनाने पड़े इससे। तो ये ग्राफ बनाना थोड़ा सीखना पड़ेगा, बताता था ही आप लोगों को, पर ठीक से ग्राफ बनाने और सपोर्ट, ये बिल्कुल आप ऐसे फील करो ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, मैंने उसी कॉन्सेप्ट वैसे सॉल्व कर दिया, सेम ही तो वहाँ यूज होते हैं, तो ये चीज वहाँ यूज होता है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला क्या है मैंने आपको, वॉल्यूम बाउंडेड बाय द पैराबोलिक सिलेंडर z बराबर दिस एंड प्लेन दिस एंड दिस इज, सो इसमें क्या है कि सर लिमिट लेने में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाना आता है, तो यहाँ से z बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y फ्री रहेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं y फ्री रहेगा ना, तो y पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो, तो जैसे आप ग्राफ बनाते हो y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या है, z बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि z बराबर एक्स का ग्राफ क्या होता, ये होता y में कोई लिमिट नहीं है, मतलब उसको मूव करा दो, है ना। ऐसे लिमिट यहाँ डायरेक्टली भी ले सकते हो तुम, z की लिमिट क्या आ जाएगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x 0 से कहाँ तक है, तुम्हारा x का लिमिट क्या दिया है, अच्छा वहां से आएगा, सर x की लिमिट 0 से 2 होगी, और पहले z की लिमिट हो जाएगी 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाँ। x की हो जाएगी 0 से 2, फिर y की हो जाएगी 0 से 6। ओके, x की 0 से 2 क्यों, तो वहाँ पे हम z की वैल्यू 0 ले लेंगे, फिर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके। राइट, हाँ, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का बाद में लेना पड़ेगा। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ देख के भी देख सकते हैं, तो ग्राफ के लिए क्या है कि इन्वर्टेड, अभी मैं एक्सिस और एक्सिस बाद में डिसाइड करता हूँ। तो अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ से क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, इस तरह चलता रहेगा। तो ये एक्चुअली जब x की वैल्यू 0 है तो z 4 होगा, ठीक है, और y पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये मूव करेगा ना, तो z एक्सिस की वैल्यू क्या है, z बराबर 0 मतलब xy प्लेन, ठीक है ना, तो ये है xy प्लेन, मान लो xy z, तो xy प्लेन पे तो z बराबर 0 है, से लेके जब आप ग्राफ लेंगे तो xy प्लेन पे z बराबर 0 टू दिस, तो मतलब 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर z की लिमिट है। अब x की लिख लो पहले, तो एक्स वाई, जैसे अब z की लिमिट ले लिया, तो हमें देखना होता है कि अगर हम ऊपर से देखें इसमें तो एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा, मतलब समझ रहे हो ना, प्रोजेक्शन क्या होता है, कोई रीजन है, तुम टॉप से उसको देख रहे हो तो क्या शेप तुम्हें दिखेगा, एक्स वाई प्लेन पे, ग्राउंड पे, है ना, तो वो प्रोजेक्शन होता है। सिंपली सोचो कि एक्स वाई प्लेन पे इसका, हाँ मतलब वही ऊपर से अगर तुम देखते हो तो एक्स वाई प्लेन पे क्या बनेगी 2D फिगर, तो मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ
कि XY प्लेन में ग्राफ क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखो। बताइए आप लोगों को समझ आ रहा है? तो होता क्या, जो देखोगे आप, तो ये जो XY प्लेन है ना, ये वाला सर्कल दिखेगा आपको। आप खुद इमेजिन करो, जैसे कोई कटोरी आपके घर में, ऊपर से देखो तो ग्राउंड पे क्या शेप बन रही, जो कटोरी का बॉटम, अगर उल्टी कटोरी आपने रखा हुआ है तो जो कटोरी का बॉटम सर्कल है, तो जो उसका, अगर सीधा देख रहे हो तो जो आउटर कॉर्नर है वही तो शेप बनेगा उस पे, ग्राउंड पे। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो ये जो इक्वेशन XY प्लेन पे आएगी, कहाँ से आएगी? तो सिंपली क्या बनेगा ये? अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली सर ये शेप क्या था, पैराबोला टाइप का था ना। हाँ, तो कोई बात नहीं है, हमें क्या करना है, z बराबर 0 और z बराबर, अच्छा उसमें क्यों ही जाने की जरूरत है आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ z y इन्होंने फिक्स कर रखा है, y क्या है 0 से 6 कर रखा है नहीं। एक मिनट, तो यहाँ हमने क्या किया है, z बराबर 0 से वहां तक है, ओके। सर z वाले में x की वैल्यू रख देंगे तो 0 हाँ वैसे तो ठीक है, डायरेक्टली मैथमेटिकली हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो क्या करते हो तुम, 0 बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस। अच्छा, y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता था, पैराबोला ना, ये है माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा है, और y पे इसने कोई लिमिट लगाई नहीं है, तो इस तरह ग्राफ है। एक्चुअली ये ना एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनेगा, ये पता है कब बनेगा, ये मैंने जो बनाया है थोड़ा गलत है, ये ग्राफ जो मैंने बनाया है वो इसका है 4 माइनस लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप का। तो ये एग्जैक्ट ऐसा ग्राफ यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर है ना, तो y को फ्री किया गया है, तो ये वाला शेप है ना, ये कब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक्स वाई दोनों में सर्कल है, तो ऐसा तब होता है जब कुछ ग्राफ ऐसा होता है, z बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप का, तब जाके वैसा कुछ होता। तो प्लेन में क्या आ जाता है, z बराबर 4, हाँ 4 तक जाता है, यहाँ ग्राफ थोड़े चेंज होगा। हालांकि एक क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में भी आए हैं, आसान है ये, तो ये ग्राफ यहाँ लिमिट आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, तो इसका एग्जैक्ट ग्राफ तुम अगर बनाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लो, एक्स वाई प्लेन पे क्या प्रोजेक्शन आएगी, प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्चुअली वाई में ना कुछ लिमिट नहीं है, तो वाई वेरी करेगा, तो यहाँ ग्राफ कुछ ऐसा है, अगर मैं लिखूं एक्स है और ये जेड है, तो वैसे ग्राफ क्या होता जो मैंने बनाया वो ठीक है, लेकिन एक्स वाई में ही है वो, वाई इन्होंने क्या बोले, एक्स जेड प्लेन में ये ग्राफ होगा, एक्स जेड प्लेन का ये ग्राफ है। अच्छा, अब देखो होगा क्या ग्राफ इसका, y में कोई लिमिट नहीं है, तो ये कुछ ऐसा है, जैसे तुम ये समझो ये एक्सटेंडेड है, इसको कैसे दिखाऊं मैं, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि, अब ये मैं कलाकारी तो नहीं आती, बट अगर तुम समझ सकते हो तो कोशिश करो समझने का। ये इस तरह का ग्राफ है, इसका ग्राफ क्या होगा, ये जो एक्सिस है ये y एक्सिस है, इसका ग्राफ एक्चुअली ऐसा है, मतलब यूं समझ लो बुक को अगर मैं फोल्ड कर दूं ना कोई पेज को, तो उस तरह का, समझ आ रहा है तुम लोगों को, कि जैसे ये इस तरह का ग्राफ है, ये जो है अगर इसको मैं सर्कुलर मोड़ दूं तो जो लोगों को समझ आ रहा होगा ना क्या हो रहा है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये माइनस इनफिनिटी y, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं ना, तो y माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी कुछ भी हो सकती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये इस तरह का शेप, जैसे ये है ना, मान लो यही वाला, जैसे ये है, तो वैसे ही बना रहा हूँ। अब ये एक्सटेंडेड है, तो ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इस तरह का शेप है, ये मतलब ये पैराबोला टाइप का है, तो इस तरह का है, और ये एक्सटेंडेड है, इस तरह का ग्राफ होगा। अब तुम्हें देखना है कि इसका, क्योंकि पहले ना वो जो ग्राफ बनाया था वो उस तरह का था, y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्राफ होगा, तो x y दोनों में वेरी हो रहा है। यहाँ क्या है, y वेरी नहीं हो रहा, y मतलब y पे कोई लिमिट ही नहीं है, तो y माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, x y में ये लिमिट है, तो दिस इज एक्सटेंडेड वर्जन, उस तरह से है ना, इस तरह का शेप है, समझ आ रहा तुम्हें, ठीक है देख लो। तो वहां पे क्या हो गया, अब बस ग्राफ अगर बनाना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली तुम्हें दिख जाएगा क्या हो रहा है। अब इसका प्रोजेक्शन अगर तुम लेते हो एक्स वाई प्लेन पे, तो होगा क्या कि y पे तो लिमिट था नहीं, y तो यहाँ पे माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी में कुछ भी नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए y यहाँ इन्होंने दिया है 0 से 6, तो y 0 से लेके 6 तक फिक्स हो जाएगा। इसको कहाँ तक एक्सटेंड करोगे, 6 तक, कि मतलब y एक्सिस मेरा ये है, बोर्ड पर दिखा दो सकता नहीं, तो इसीलिए y एक्सिस इज दिस, तो इस तरह से ये एक चादर की तरह समझो, उस मुड़ा हुआ है, इस तरह से फोल्ड वो है, क्या समझो, तंबू होता है ना, एक तंबू, तुम लोग टेंट उंट देखे होगे ना, उस तरह से पैरेलल जो होते हैं, जो आते हो ट्रिप उड़िप पे, तो जो तंबू उस तरह का शेप है, तो 0 से 6 तक, तो ये कितना लेंथ है इस पे, y एक्सिस पे 0 से 6 तक का ही लेंथ है, यहाँ इन्होंने फिक्स कर रखा है, तो y तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 6 फिक्स कर रखा है। और x का क्या होगा, तब तुम्हें देखना है x एक्सिस पे कितनी वैल्यू आ रही है,
तो ये जो मैं बनाया हूँ ये x को कहाँ पे कट कर रही है, जैसे इन्होंने बताया कि x की वैल्यू x स्क्वायर 4 हो गई, x प्लस माइनस 2 है, तो नेगेटिव साइड में ये -2 पे कट कर रही है, पॉजिटिव साइड में ये 2 पे कट कर रही है। लेकिन चूंकि इन्होंने x बराबर 0 से स्टार्ट किया है तो हमें पॉजिटिव साइड, क्योंकि y भी 0 से है ना, z जो था वो 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और x की वैल्यू 0 से 2 हो जाएगी और ये हो गया, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो यहां से आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं पूछ रहा था xy में क्या बनेगा, तो xy में इसका एक्चुअली बनेगा शेप रेक्टेंगल टाइप का, 0 से 6 और 0 से 2, तो ये प्रोजेक्शन होगा इसका xy में अगर तुम देखना चाहोगे तो यहाँ पे क्यों क्या हो रहा है, जब प्रोजेक्शन लेंगे तो ये तो 0 से 2 है और y हमारा 0 से 6 कर रखा है, तो 0 से 6 0 से 2 इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा xy प्लेन में। तो सर्कल कब बनता, जो मैं पहले बना रहा था वो सर्कल कब आता है इस पे, जब यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता, उस केस में यहाँ पे सर्कल बनता। फिर वो सॉल्व करते तो उसके हिसाब से फिर क्या होता, अगर यहाँ माइनस वाई स्क्वायर होता तो जेड को मैं 0 रखता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 हो जाता उस केस में, तो उस केस में सर्कल बनता है यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा इसलिए। हो जाएगा ना भाई, ये आगे सॉल्व करूं, ये कर दोगे ना आगे अब? हाँ सर। इसमें क्या डाउट है, पूरा पेज भेज दिया तुमने, इसमें क्या डाउट है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर उसमें कोई दोनों ही पहला वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, मतलब किया तो है लेकिन मैंने इसको 2 बार कराया था, एक बार शुरू में है ना, क्योंकि ऐसे वेरिएबल से दिखता नहीं है, तो आप फिक्स करके mn फिक्स कर लो, फिर ट्राई करो, उससे हो जाएगा। अब ये चूंकि जनरल क्वेश्चन है, थ्योरम बेस्ड है, तो या तो प्रूफ करो, तो प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में भी मत करना प्रूफ। तो तरीका क्या है, यू चूज सम m एंड n और उसके लिए डिसाइड करो ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है, तो गलत दिखाने की कोशिश करो। ये मैंने क्लास में लाइक कराए हैं, तुम अगर देखोगे 2021 वाले जितने वीडियोज हैं तो एटलीस्ट डाउट वाले वीडियोस देखोगे तो वहां तुम्हें इसमें डिस्कस किया होगा, पहले भी किया होगा, लेकिन डाउट एंड में हम डाउट करते थे ना, तो डाउट में इसको किया है, बाद में अलग से किया है दोनों क्वेश्चन। तुम बैच 3 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके 2021 का जो लास्ट वीडियोस होंगे, लास्ट 1-2 वीडियोस, उसमें देखना, डाउट में डिस्कस किया होगा। तो बस इन्हीं क्वेश्चंस को देखना, वहां देखो सॉल्व किया है, और फिर भी समझ नहीं आता तो पूछो क्या डाउट है इसमें, पूछना मतलब तुमने ट्राई तो किया होंगे ना, तो क्या समझ नहीं आ रहा है मतलब ये है ना। सर हाँ सर इसमें नो सॉल्यूशन का केस है, अगर इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता तो उसमें ऑप्शन बी सही हो जाता ना फिर। इनफिनाइट सॉल्यूशन का केस होता तो रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड बी इक्वल रहेगा, तो उसमें एग्जांपल बना के देखना पड़ेगा मुझे। सो हमें ए ऐसा लेना है, इसने बोला ax इज इक्वल टू बी सिस्टम है और b एक वेक्टर है, ठीक है, और suppose there is a factor c such that linear system ax is equal to c has no solution, मतलब ये बता दिया कि एक ऐसा सिस्टम है ax is equal to c, इसके पास कोई सॉल्यूशन, ये लाइन इसलिए लगाया यहाँ पे वेक्टर है इसीलिए, तो पता तो है आपको, ये सिस्टम है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सो ax is equal to c, इसके पास नो सॉल्यूशन है, हैज नो सॉल्यूशन। और प्रॉब्लम ये देखो, क्वेश्चन आसान हो जाता अगर ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स होता, लेकिन ये m क्रॉस n है, तो थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ हो जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट से हम काम नहीं कर सकते, हमें रैंक से ही करना पड़ेगा इसको, डिटर्मिनेंट से नहीं कर सकते, ये एग्जांपल ले कर सकते हैं। तो अब a क्या है, अच्छा a ऐसे m क्रॉस n इन जनरल है, तो देखो ये तो पता ही है तुम्हें, रैंक a और रैंक a ऑगमेंटेड b, ये तो पहली बात डिफरेंट रहेगी, यहाँ a ऑगमेंटेड c ये डिफरेंट रहेगी क्योंकि बता रखा है नो सॉल्यूशन है। और मुझे ये बताओ रैंक a क्या होगा, m क्रॉस n के मैट्रिक्स में क्या जानते हो प्रॉपर्टी तुम, मिनिमम ऑफ m कॉमा n, मिनिमम ऑफ m कॉमा n, a का रैंक mn से कम ही होगा, लेकिन
यहाँ पे इन दोनों का रैंक इक्वल नहीं हो सकता, ये इन्होंने बता रखा है। तो सिंपली कोई ऐसा एग्जाम्पल बना लो, वहां तुम्हें समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल से कर सकते हो, जैसे इफ के हिसाब से है ना, तो इफ के हिसाब से है तो इसका मतलब ये है, कुछ तरह का बना लो इक्वेशन। जैसे पहला बोला है कि m लेस देन इक्वल टू n है, तो अपनी मर्जी से कुछ फिक्स कर लो ना, जैसे m2 है, m3 है। अब कोई एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाओ जहां नो सॉल्यूशन हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर लिखूं तो x प्लस वाई प्लस जेड, m2 का मतलब दो इक्वेशन तीन अननोन है, दिस इज 1 एंड x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 2। इसके पास कितने सॉल्यूशन है? इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई XYZ मिलेगा ही नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। इसके पास नो सॉल्यूशन है। मैं अप्रोच बता रहा हूँ, इस तरह तुम डिफरेंट एग्जांपल लेके ऑप्शंस डिस्कार्ड कर सकते हो। तो यहाँ से फिर जो ट्रू लगे उसमें थोड़ा सा जनरल सोचो, क्योंकि ट्रू का मतलब एग्जांपल ट्रू तो बताएगा नहीं, बट तुम्हें एक इंट्यूशनल डिसाइड करना पड़ेगा थ्योरेटिकली या थ्योरम से कि ये ट्रू है, क्योंकि वो है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, मैंने इस तरह बना दिया अपनी मर्जी से ये। अब जैसे ये पूछ रहा है एग्जांपल के लिए, देखो तो m लेस देन इक्वल टू n, पहला ऑप्शन m लेस देन इक्वल टू n है, और d फर्स्ट कॉलम है a का, और d क्या है, a का फर्स्ट कॉलम ही है। तो लीनियर सिस्टम ax इज इक्वल टू d हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब सोचो, जैसे अभी तो मैंने ये बनाया, तो ये c है मेरा यहाँ पे। अभी इन्होंने समझो फिर से एक सिस्टम मैंने बना लिए, तो यहाँ a मैट्रिक्स जो मेरा है वो है 1 1 1 1 1 1, ये a है, और तुम्हें बताइए x का मतलब ये है, और b यहाँ पे जो c है मेरा, ये c है 1 2, ये c है जैसे उन्होंने कहा है। अब मुझे पहला ऑप्शन के हिसाब से सोचना है, तो थिंक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ऑप्शन के हिसाब से आप सोचो कि क्या होगा। जैसे ये इसी एग्जांपल के हिसाब से मैं ऑप्शन ए सोचता हूँ, ठीक है, a लेस देन इक्वल टू n है, तो d पहला कॉलम है, तो तुम खुद सोचो ax इज इक्वल टू d है। अब d जो है a का पहला कॉलम है, तो रैंक a और रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड d, तुम एग्जांपल के हिसाब से सोच सकते हो, जनरल भी सोच सकते हो। तो अब एग्जांपल के हिसाब से सोचो, इन्होंने कहा है यहाँ पे जो d बोला है ना पहला ऑप्शन में, ऑप्शन ए में जो d बोला है, इस एग्जांपल के हिसाब से सोचूं तो d मेरा होगा पहला कॉलम 1 1। अब मुझे बताओ a और a ऑगमेंटेड d, इसका रैंक क्या रहेगा? दोनों का इक्वल रहेगा या डिफरेंट रहेगा? अभी a का रैंक क्या है यहाँ पे? यहाँ 1 है, और a ऑगमेंटेड d का रैंक क्या होगा? 1 ही होगा। और ये ऑब्वियस है, क्वेश्चन में लिखा है कि d कॉलम है, तो एक्चुअली नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम रो होता है ना, तो ये जो d तो a का ये कॉलम है, तो पहला कॉलम लास्ट कॉलम डिपेंडेंट है, तो d का कोई कंट्रीब्यूशन रैंक में नहीं होगा। तो यहाँ से इक्वल तो आएगा, इक्वल कितना आया? 1 के। अब मुझे समझाओ तो इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन हैं? अभी रैंक a और रैंक a ऑगमेंटेड d दोनों इक्वल है, 1 के इक्वल है, और a तुम्हारा अभी मैंने ये लिया था 2 क्रॉस 3 है, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन है? हाउ मेनी सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो पहला ऑप्शन क्या है, ट्रू या फॉल्स? देखो फॉल्स सर। तो ये 1 है ना, तो इसका मतलब है दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया मेरे पास इस एग्जांपल के थ्रू, और एक एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए। सो दिस इज अ काउंटर एग्जांपल टू ऑप्शन ए। और ये मैंने रैंडमली लिखा, तो कुछ भी लिखो तब भी तुम्हें उस तरह का दिख जाएगा, क्योंकि उस तरह से बना के देखो तुम, तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा ना हाउ टू कंस्ट्रक्ट एग्जांपल। और ये कैसे सीखोगे? मैं 50 एग्जांपल बना दूंगा तब भी नहीं सीखोगे, ये तुम सीखोगे जब खुद ट्राई करोगे बनाने का। 2 4 10 बार गलती होगी, लेकिन एक बार समझ आने लगेगा, तो वही जो तुम्हें घर पे मिस्टेक्स के दौरान जो तुम सीखते हो, वही एग्जाम में तुम्हारा टाइम बचाता है। क्योंकि जो बच्चा घर पे गलतियां करके नहीं सीख रहा है, वो सीधा एग्जाम में गलती करके सीखेगा, तो एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा। दिक्कत ये है, तो घर पे आप गलतियां कर करके सीखोगे, तो जो घर पे टाइम किल हो रहा है वो एग्जाम का टाइम बचाएगा। जो घर पे नहीं सोचेगा, घर पे सॉल्यूशन देख देख कर रहा है, तो एग्जाम में उसको सोचना पड़ेगा, फिर उसको सोचने में टाइम जाएगा, तो उसके क्वेश्चन छूटेंगे। ये चीज़ है,
क्योंकि वहां तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना कि देख के आप कर लोगे, तो घर पे आप देख के कर लेते हो, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, तो ऐसे नहीं अभी मैंने बनाया सीधा सीधा क्लिक हो गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे पहले क्वेश्चंस किए हैं, तो इसलिए मुझे एक आइडिया है कि क्या एग्जाम्पल लेने। तो सेम आपको कैसे पता चलेगा, जब आप बनाओगे तभी तो आइडिया पता चलेगा। ऐसा कोई तो आई नहीं कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया आप खुद ही सुटेबल एग्जाम्पल ढूंढ लोगे, तो वो प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्ट वाले बच्चों को ये फोर्स करता हूँ ना कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपको ये समझ आए कि कहाँ गलत कैसे करना है, सही करना है, तो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। तो ये एक एग्जाम्पल है। बी देखो, बी कह रहा है कि अब बी में ये एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा, क्यों? उसने कहा है m मोर देन इक्वल टू n है, तो मुझे अब दूसरा एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा m जो था वो 2 था, n 3 था, तो पहला ऑप्शन कह रहा था कि m लेस देन इक्वल टू n होगा, तो मैंने m लेस देन इक्वल टू n लिया था। अब b वाले में हमें दूसरा एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे, तो b दूसरा बनाओगे तो क्या बोल रहा है कि जब m मोर देन इक्वल टू n है तो रैंक a जो होगा वो n से कम ही होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलो तो मैं फिर से, अब हमारे पास क्या था, सिस्टम था ax बराबर c वाला इनिशियली, जिसके पास नो सॉल्यूशन था, तो पहले ये बना लेता हूं। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ m मोर देन इक्वल टू n लेना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा होंगे या इक्वल होंगे नंबर ऑफ अननोन्स के, तो मैं यहाँ इक्वल भी कंसीडर कर सकता हूँ। जैसे इसके पास नो सॉल्यूशन था ना, तो मैं फिर से वैसे ही देखो x प्लस वाई कुछ ऐसा ले लो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है ना, और यहाँ ले लो मान लो x माइनस वाई इक्वल टू 3 ले लिया, कुछ इस तरह से। तो अभी भी इसके पास नो सॉल्यूशन ही होगा, दिस हैज नो सॉल्यूशन, इसके पास क्या है, नो सॉल्यूशन अभी भी है, क्योंकि यहाँ दोनों देख रहे हो ना, इक्वेट करो 1 बराबर 2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई कॉमन x y मिलेगा ही नहीं मुझे कि इसको सेटिस्फाई कर जाए दोनों को। तो मैंने फिर वही ax बराबर c बनाया पहले मैंने, तो यहाँ से a आपको दिख रहा होगा, तो a जो मेरे पास अभी है, और एग्जाम्पल है ना, इनफाइनाइटली मेरे एग्जाम्पल है, अपने हिसाब से आप ढूंढ सकते हो, इनफाइनाइटली सारे एग्जाम्पल सुटेबल होंगे। तो ये हमारा अभी a है और ये c है इधर वाला। अब मुझे क्या बोल रहा है कि रैंक a का लेस देन n होगा। ओके, तो यहाँ m क्या है, n क्या है, ये हमारा 3x2 की मैट्रिक्स है। तो इसमें जो मैंने एग्जांपल लिए, m मेरा 3 है और n मेरा 2 है। इस एग्जांपल में यहाँ पे हमने किया था कि m मेरा 2 था और n यहाँ 3 था, है ना, क्योंकि दो इक्वेशन से 3 अननोन थे, m2 m3 यहाँ पे। अब बताओ मुझे व्हाट इज रैंक ऑफ a हियर, a का रैंक क्या है? टू है, और 2 किसके इक्वल है, n के। और ऑप्शन क्या कह रहा था कि a का रैंक n से कम होगा, मतलब ये गलत कह रहा है। तो एक एग्जांपल एनफ है गलत ऑप्शंस को फॉल्स बोलने के लिए। अब देखो, इनफिनाइटली मेनी एग्जांपल है जो इसके अगेंस्ट है, इनफिनाइटली मेनी एग्जांपल है जो इसके सपोर्ट में है, ठीक। अब मैं यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ मैं प्लस लिख देता ना तो ये ऑप्शन ट्रू आ जाता, अगर मैं यहाँ प्लस कर देता तो यहाँ भी प्लस हो जाता। तो अब इसका रैंक 1 है और रैंक 1 लेस देन n है, तो ये ऑप्शन ट्रू लगता आपको। लेकिन करोड़ों एग्जांपल किसी स्टेटमेंट के सपोर्ट में है ना, स्टिल दैट स्टेटमेंट मे नॉट बी ट्रू। एक एग्जांपल अगर अगेंस्ट में है सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो मुझे दोबारा चेक करने की जरूरत है ही नहीं, एक एग्जांपल। लेकिन अगर करोड़ों एग्जांपल सपोर्ट में, स्टिल दैट मे बी फॉल्स। एक सिंपल सा स्टेटमेंट, अगर बोलूं कि 1/x belongs to r, if x belongs to r implies 1/x belongs to r, सिंपल ये स्टेटमेंट है। अब ये मान लो आपको टेस्ट करना है ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो सिंपली आप बताओ मुझे क्या होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर x रियल नंबर तो 1/x भी रियल नंबर होगा, यस और नो? कोई भी सोच लो जी। तो मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन दूंगा, अगर x 0 है तो 1/0 रियल नंबर नहीं है, और दिस इज एनफ टू से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब कोई बच्चा 0 के अलावा तुम कुछ भी पॉइंट ले लो x, ट्रू ही आएगा हमेशा।
तो सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर है जो स्टेटमेंट को फॉल्स कह रहा है। 0 के अलावा मैं कुछ भी लूंगा तो ये ट्रू ही आएगा। तो अनकाउंटेबली मेनी एग्जांपल है जो स्टेटमेंट को, कोई बच्चा सोच रहा होगा x को 1 लेते हैं तो 1, x को 1/2 ले लो 2 आ जाएगा, पाई ले लो 1/पाई आ जाएगा। तो 0 के अलावा कोई भी एग्जांपल लोगे तो स्टेटमेंट ट्रू आएगा। लेकिन स्टिल करोड़ों एग्जांपल इसके सपोर्ट में, स्टिल दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज वन स्टेटमेंट इज अगेंस्ट, मतलब वन, हाँ, एक जो एग्जांपल है अगेंस्ट स्टेटमेंट के है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे है। तो मैं ही बोल रहा हूँ कि तुम जब एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करो थोड़ा सा वाइजली कंस्ट्रक्ट करना होगा, कि हमारी कोशिश होगी गलत करने की। अब मैं अगर ये एग्जांपल लेता यहाँ करता तो ये स्टेटमेंट ट्रू आता, तो उससे कोई कंक्लूजन नहीं आया कि ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन एक फॉल्स ढूंढ पा रहे हो तो वो काफी है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या है, तो ये हो गया फॉल्स। सी वाले ऑप्शन पे आओ। जो सी ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि रैंक ए हमेशा लेस देन एम होगा। यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। इसने कहा जब एम मोर देन इक्वल टू एन हो, या एम लेस देन इक्वल टू एन हो, या एम एग्जैक्टली एन हो, चाहे कोई भी केस ले लो, ये कह रहा है कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो m से कम ही होगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहां जानते हैं, तो जब अभी मैं जो एग्जांपल लिया हूं उस पे जस्टिफाई करता हूं। इसी में जरा सोचो, यहां पे मेरा m की वैल्यू है 3, रैंक कितना आया 2, तो ये लेस देन m आ रहा है। तो ये एग्जांपल स्टेटमेंट के सपोर्ट में है, सी स्टेटमेंट के। यहां जो एग्जांपल है, यहां मैंने जैसे m को 2 लिया, n को 3 लिया। यहां जो a का रैंक है, यहां देखो जो रैंक ऑफ a आया था इसमें, वो हमारे पास 1 है। तो और ये लेस देन क्या है, m है, स्टिल लेस देन m है। तो ये एग्जांपल भी ऑप्शन सी के सपोर्ट में है। ठीक, तुम कोई और एग्जांपल लो। अब यहां मजे की बात ये है कि तुम कोई भी एग्जांपल बनाओ, अब हर एग्जांपल सपोर्ट ही करेगा। मतलब एक भी ऐसा काउंटर एग्जांपल है ही नहीं इसका। तो वैसे ट्राई कर 4-5 बनाने की, पता चलेगा तुम्हें कि ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं, अब मिलेगा ही नहीं। आप सोचो ऐसा क्यों नहीं मिलेगा, तो स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं कि ट्रू है। तो अब अगर ऐसा हमें लगेगा कि ऐसा नहीं ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम थोड़ा जनरली सोचेंगे, थ्योरेटिकली, जैसे प्रूफ लिखते हैं उस तरीके से, कि हमें पता है ए के बारे में कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो मिनिमम होगा m और n से। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या है कि यहां इन्होंने बता रखा है कि इसके पास नो सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि क्या होगा, ए का रैंक और रैंक ए इज डिफरेंट देन रैंक ए ऑगमेंटेड सी, है ना। तो अगर ऐसा होता, सपोज रैंक ए एन हो जाए, सपोज मान लो, तो रैंक ए ऑगमेंटेड बी क्या होगा, ए ऑगमेंटेड सी क्या होगा। यहां पे क्या n+1 हो सकता है? ax बराबर सी के पास नो सॉल्यूशन है। मैं बोल रहा हूं a का रैंक n है, तो रैंक a ऑगमेंटेड c का क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? n तो नहीं होगा सर, उससे कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ज्यादा हो सकता है। सोचो ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो आपको पता है ना रूल्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नो सॉल्यूशन कब होता है। कभी ऐसा हो सकता है n से रैंक ज्यादा हो जाए, n से ज्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, n से कम ही रहेगा, m क्रॉस n है ना। तो रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड c मैक्सिमम n हो सकता है, दोनों इक्वल होगा, तो n से ज्यादा कभी नहीं होगा। लेकिन चूंकि नो सॉल्यूशन है तो इसका n भी नहीं होगा, स्ट्रिक्टली n से कम रहेगा, है ना। इस केस में अगर इसका n हो जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कि, अरे यहाँ तो मैं डी के लिए बात कर रहा था, तो डी के लिए ओके, सी के लिए बात कर रहा है। यहाँ इन्होंने बोला है कि सी एक ऐसा एग्जांपल है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी आप ए ऑगमेंटेड ये निकालोगे तो रैंक इसका क्या होगा, इसका रैंक तो चलो अभी तो 1 था, तो लेस देन n था। n कहाँ आया था, n यहाँ पे आया था n। अब यहाँ सोचो जरा, ए ऑगमेंटेड यहाँ से मैं अगर आपसे सोचूं, ये c था ना, तो इसका रैंक कितना होगा अगर आप सोच के बताओ तो।
यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ऑगमेंटेड सी का रैंक कितना है, मतलब ये है 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 3। अच्छा ये 3 क्रॉस 3 है ना, ओ एक मिनट, तो इसका मतलब है हो सकता था, देख लो एक बार फिर भी शायद ना, मैं सोच रहा हूँ n से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें तुम चेक कर सकते हो इसका रैंक, क्योंकि इसका रैंक तो 2 है और मुझे लग रहा है ये जो है ना इंडिपेंडेंट है इससे, तो इसका मतलब है कि हो सकता था। आप सही कह रहे हैं, इनसे ज्यादा भी हो सकता है ना। देखो इससे जरा क्या आएगा, मतलब इक्वल नहीं आएगा है ना, क्योंकि ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड भी दोनों इक्वल होना चाहिए एन के, यही था ना रूल्स। हाँ तो यहाँ ये आई थिंक इंडिपेंडेंट है इन दोनों से है ना, क्योंकि इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इसको आप। इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लो, अगर नॉन जीरो आएगा तो मतलब रैंक इसका 3 है। सर 3 is correct। 3 है ना, क्योंकि लिनियरली, क्योंकि यहाँ पे ये अगर ये वाला चीज डिपेंड करता है इन दोनों पे तो जाके रैंक पे इफेक्ट नहीं पड़ता, और उस केस में इसके पास फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रखा है कि इसके पास नो सॉल्यूशन है, तो एक केस ऐसा हो सकता है कि n से कम हो सकता है या n से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रैंक यहाँ पे a ऑगमेंटेड c आपका 3 है ना यहाँ पे, ठीक है ये करेक्ट है इसका मतलब, तो n+1 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो एग्जाम्पल चीजें दिखती हैं, थ्योरेटिकली कई बार चीजें दिखती नहीं है ना, एग्जाम्पल्स यहाँ तुम्हें समझ आया हाँ ऐसा पॉसिबल है, थ्योरेटिकली कई बार दिखती नहीं है। तो ये है कि दोनों डिफरेंट रहेगा, ये तो पता है कि रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड सी इक्वल है। मुझे मेनली सोचना है कि रैंक ए में और एम में क्या रिलेशन है, बताओ। तो अब यहाँ पे तुम कुछ एग्जांपल ट्राई करोगे, ये स्टेटमेंट हालांकि ना लेस देन एम तो होगा ही, तो यहाँ पे एक्चुअली ये है रैंक ए जो होगा लेस देन एम आएगा, क्योंकि एम अगर लेस देन एन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तो देखो मेनली तुम्हें किसमें ट्राई करना है, यहाँ पे अगर एम स्ट्रिक्टली लेस देन एन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रैंक ऑफ ए जो होता है लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन, और अगर हमने ये वाला केस लिया है जब एम स्ट्रिक्टली लेस देन एन है तो इसका मिनिमम क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू कभी आएगा, क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिक्टली लेस देन एम होगा। ये आई थिंक है ना, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, और यहां से जो आएगा m इक्वल टू एन लोगे तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नो सॉल्यूशन था ना, ये कंडीशन भी ध्यान रखना है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ax बराबर c है, तो रैंक ऑफ a और डिफरेंट है a ऑगमेंटेड c के। तो यहाँ से आपको मतलब तुम एग्जांपल बना के देख सकते हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे तुम एग्जांपल देखे, ये ट्रू कह रहा था रैंक ए लेस देन एम है, यहाँ एग्जांपल बनाओगे रैंक ए लेस देन एम है, ये भी लेस देन एम था, तो एग्जांपल कुछ भी बना लो रैंक ए लेस देन एम होगा। अब इसको तुम्हें यहाँ से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ए का रैंक जो है यहाँ पे एम से कम। सर m इक्वल टू n है तो उस केस में इक्वालिटी भी तो आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है हो सकता है, लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो आउट हो जाएगा। यस सर यस। यहां से पॉसिबल आपको दिख रहा है कि हाँ हो सकता है कि mn इक्वल है तो लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा अगर mn इक्वल है तो, लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये आपका रैंक a जो होगा m से कम होगा। क्यों सोचो, क्योंकि अगर mn इक्वल है तो m क्रॉस m की मैट्रिक्स हो गई, और m क्रॉस m की मैट्रिक्स है और इसके पास नो सॉल्यूशन है, तो a का डिटरमिनेंट 0 ही होगा, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ a का तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगी। तो अगर नो सॉल्यूशन बता रखा है और अगर a m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ a 0 होगा पक्का, क्योंकि रैंक तो हमेशा कम होगा ना m से। तो यहीं से पता चल गया कि रैंक a और रैंक a ऑगमेंटेड c वो लेस देन m होगा हमेशा। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट उसका 0 आएगा, तो उस केस में भी स्ट्रिक्टली लेस देन m होगा, m के इक्वल नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन m होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं अगर mn इक्वल है तो a m क्रॉस m की मैट्रिक्स है और उसके पास नो सॉल्यूशन है, तो रैंक a
नंबर ऑफ कॉलम इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना, लेस देन होगा, तो इसलिए लेस देन m होगा, ये तो पक्का है क्योंकि नो सॉल्यूशन है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट, आप कोई भी एग्जांपल हो यू विल सी कि ये रैंक ए हमेशा m से कम ही होगा। और डी जो कह रहा है कि अगर m स्ट्रिक्टली मोर देन n हो जाए, तो m स्ट्रिक्टली मोर देन n हो जाएगा तो ax is equal to 0 has a solution other than the m more than n। कौन सा एग्जांपल दूं मैं? तो यहाँ d वाला जो कह रहा है कि m मोर देन n हो जाए, तो जैसे अभी लिया था हमने m को 3 और n को 2, है ना, मतलब 3 इक्वेशन 2 अननोन्स। ये लिया था ना 1 2 3 ऐसा ले लिया था मैंने, तो यहाँ ठीक था, 3 इक्वेशन 2 अननोन्स हैं, यहाँ m मोर देन n है, यस। अब आपको यहाँ पे ये मैं जो लिख रहा हूँ अभी, ये क्या लिखा हूँ मैं, ax इक्वल टू c लिखा है मैंने, ये ax इक्वल टू c वाला है ना इक्वेशन जो हम शुरू से लिख रहे हैं। तो हमें अब बात करना चाह रहा है ax इक्वल टू 0 के बारे में। जो डी ऑप्शन बात किससे कर रहा है कि जब m मोर देन n है तो ax इक्वल टू 0 के बारे में सोचो। तो a तुम्हारे पास यहाँ से a मैट्रिक्स तो दिख ही गया है, क्या है 1 1 1 1 1 माइनस 1, यही है, और ये मैट्रिक्स है ना, इसको हटा दो। अब देखो यहाँ से क्या होगा, सो व्हाट अबाउट रैंक ऑफ a एंड व्हाट अबाउट रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड 0, बोलो। a का रैंक कितना है 2 है सर। और a ऑगमेंटेड 0 का? अरे मतलब 0 चेंज थोड़ी करेगा रैंक को, इन दोनों का रैंक हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा ना। हाँ, और इक्वल आएगा, और अगर मैं ऐसा इक्वेशन लूं जहां पे इन दोनों का रैंक इक्वल टू, अच्छा m क्रॉस n है ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसका रैंक किसके इक्वल है, 2 के ना। यस सर। ओके, तो a और a ऑगमेंटेड b का जो रैंक है वो 2 के इक्वल है, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2 है ना। तो रूल आप क्या जानते हैं कि रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b इज इक्वल टू n। तो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या आता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ ट्रिवियल सॉल्यूशन x बराबर 0। तो क्या लगता है आपको, क्या इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा इसमें? नहीं सर। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स। तो ओनली सी इज ट्रू। और ऐसे भी तुम एग्जांपल लेके अगर ए बी डी को गलत दिखा दो, जैसे मैंने ए बी डी को एग्जांपल से गलत दिखा दिया, तो एक ऑप्शन तो ट्रू होगा ना, क्योंकि सारे गलत तो नहीं हो सकते ऐसे क्वेश्चन में, तो फिर सी ट्रू होगा, ए बी डी एग्जांपल से गलत हो जाएगा, तो सी इज ट्रू स्टेटमेंट। सेम चीज इसके साथ है, आप यहाँ भी एग्जाम्पल बनाओ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, या तो थ्योरम के डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट याद हो, नहीं तो फिर एग्जाम्पल के थ्रू उसको डिस्कार्ड करो, क्योंकि थ्योरम्स के प्रूफ आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं ना। आपने बीएससी में पढ़े होंगे, कॉलेज में देखा होगा, एक एक प्रूफ करने में कितना टाइम लगता है। जो प्रोफेसर आपकी क्लास में पढ़ाते होंगे, एक एक क्लास में एक थ्योरम का प्रूफ लिखने में कई बार खत्म हो जाता है, पूरी 1 घंटे 2 घंटे क्लास खत्म हो जाती है एक ही प्रूफ में। तो ऐसा प्रूफ आप एग्जाम में थोड़ी लिखना चाहेंगे, वो भी 4 ऑप्शन है, अगर तुम आधे आधे घंटे लगा दिए 4 ऑप्शन को प्रूफ करने में, फिर 2 घंटे ऐसे ही चले गए, तो प्रूफ नहीं कर सकते आप एग्जाम में। आपको वहां पे या तो स्टेटमेंट याद हो स्ट्राइटली, नहीं याद है तो एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करोगे, ट्रू होगा फॉल्स होगा। ट्रू है तो फिर आप थोड़े से कॉन्सेप्ट लगा के उसको देखो कि ट्रू क्यों हो सकता है। ठीक है, चलो बाकी दूसरा वाला ऐसे ही, हालांकि मैंने ये सॉल्व किया है, यू टेक एग्जांपल, उससे हो जाएगा। बाकी लोग देखते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आगे, तो अब इसको ट्राई करो, नेक्स्ट वाला ऐसे एग्जांपल लो, ट्राई करो, और नहीं होता है फिर कल दोबारा डिस्कस करो। 32 नंबर जो है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ जी फॉलो मी, ये मैंने कितनी बार डिस्कस किया है, डी ऑप्शन एक्चुअली आप हो गया, अच्छा ठीक है, क्योंकि ये मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया है, वीडियो आप देखो वहां पता चल जाएगा। या सिंपल है, क्या यूज करते हैं हम लोग, यूएम 1 बाय सिस्टम ढूंढ लेते हैं, उससे आ जाता है।
ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बताना सारे, तो सर बी एंड डी। ओके बी एंड डी। तो बी में ये है n बराबर जो है 1 से इन्फिनिटी है, ओके। और यहां जैसे है -1 की पावर n 1/n² प्लस -1 की पावर, इनका क्या मतलब है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये खुद कन्वर्जेंट होगा। इसमें दो चीजें हैं, इसके अगर आप सब सीक्वेंसेस लिखेंगे, वो मॉड लेंगे तो वो कैसा सीरीज बनेगा वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा इसका जब मॉड लेंगे आप तो ये वाला खत्म हो जाएगा। तो ये जैसे अभी आप समझिए ऐसा है, मॉड an है आपका, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। आप सीरीज मॉड an जब लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा सीरीज 1/n² और रहेगा यही, ये रहेगा। तो अब यहां पे क्या होगा, तो आप अगर इसमें ये कीजिए, अगर आप इसमें टेस्ट करो ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, सो हाउ विल यू टेस्ट। हालांकि सर n इक्वल टू 1 पता ये इनफाइनाइट आ रहा है ना। अच्छा 1 रखने पे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, सही बात है। तो यहाँ इन्होंने 1 से स्टार्ट किया है, 1 से ही स्टार्ट किया है। कौन से हो? अच्छा तो ये शुरू में अगर इनको हम 1 रखते तो ही इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली पहला टर्म ही इसकी आ जाएगी इन्फिनिटी, और बाकी तो कन्वर्जेंट आ जाएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, अगर ये 2 से स्टार्ट होता तो आसान था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहला टर्म इसका -1 के बाद -1/0 और समेशन। अब अगर सेम चीज लिखा होता तो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट आ सकता था, अगर ऐसे, क्योंकि पहला टर्म ही इसका इन्फिनिटी है। बाकी देखिए यही अगर मैं बोल रहा हूँ इसका पहला टर्म 1/0 हो गया। सर 2 दिया होता तो कैसे सॉल्व करते? हाँ 2 दिया होता तो ये पहला टर्म ही इसका इन्फिनिटी आ गया, इसलिए डाइवर्जेंट है। इसकी बात कीजिए, तो इसको अगर इस तरह के केस होंगे तो हम क्या करें, दो सब सीक्वेंसेस में ब्रेक कर देंगे इसको, क्योंकि -1 की पावर n है तो ये बनेगा, इसको मैं लिखूंगा समेशन 1/, एक बार n की जगह 2k लिखो आप, या ऐसा समझो, अभी मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं, ये 1 हो जाएगा जब n आपका इवन है। तो मतलब n यहां में दे रहा हूं 2 4 6 8 डॉट 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 प्लस समेशन, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक बार 2 रखेंगे, फिर एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, तो 2 4 6 8 10 पुट करने में जो टर्म्स आएंगे उसको एक साथ लिख लिया मैंने। फिर 1 तो रख चुका हूं 3 से, 3 5 7 9 इस तरह से पुट करेंगे तो ये ऐसी बनेगी n² - 1, n इज ऑड, इसका मतलब 3 5 7 9 सो ऑन। इस सीरीज के बारे में क्या जानते हैं, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो सम इसका कन्वर्जेंट आएगा। तो ये डाइवर्जेंट है सिर्फ इसलिए क्योंकि पहला टर्म इसका इंफिनिटी है। ओके सर। और डी ऑप्शन, डी जो है, डी तो लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा। बट वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा ना? क्यों चाहिए ग्रेटर देन 0? एक मिनट, अच्छा उसकी वो कंडीशन है ना। ओके, जैसे साइन α/n, अल्फा है कोई भी रियल नंबर लेकिन अल्फा 0 नहीं है, ओके, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा तो यहां पे कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि साइन α/n है an, और ये जो टर्म्स इसके हैं ये हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेंगे। तो डिपेंड करे एंगल पे,
ये समेशन ए एन, हमने तो ये देखा ना, हम लोग ये देखते हैं कि -1 की पावर ए एन, दिस इज कन्वर्जेंट इफ ए एन की लिमिट 0 हो रही हो एंड ए एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यही ना। तो क्या ये डिक्रीजिंग है? अगर n की वैल्यू में बढ़ाता जाऊं तो वैल्यू क्या होगी इसकी? टर्म इतना ही रहता है, उसमें पॉजिटिव मेंशन रहता है, मैं एक बार चेक करता हूं उसको। इसमें जो है सीरीज में क्या है, चैप्टर 9, ये अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट है। ये कहता है कि Zn कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर्स, ओके। लिमिट Zn 0 होनी चाहिए, तो Zn डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का और लिमिट ऑफ Zn 0 होना चाहिए, देन दिस इज कन्वर्जेंट। ये कहता है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो यहां तो सारे टर्म्स जरूरी नहीं है पॉजिटिव होंगे, है ना। तो यहाँ टर्म्स कैसे होंगे, चलो इसको अगर पुट करेंगे हम, जैसे साइन को आपने n1 रखा तो साइन अल्फा, अल्फा डिपेंड करता है क्या ले रहे हैं उसके हिसाब से। तो व्हाट डू यू थिंक, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा या नहीं? तो मेरा डिक्रीजिंग भी तो नहीं है, ये जरूरी थोड़ी है डिक्रीजिंग होगा, ये पॉजिटिव टर्म भी नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, डी ऑप्शन कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं है ना, मतलब डी कन्वर्जेंट ही डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट की बात तो बाद में होगी, पहले तो ये देखेंगे हम कि पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा खुद कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे अभी जो डिसाइड ये हुआ कि आप ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट नहीं लगा सकते, लेकिन व्हाट अबाउट द मॉड्यूलस ऑफ दिस, एक मिनट देखो, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ डाइवर्जेंट है उससे, उसमें ये है कि एन पॉजिटिव होना चाहिए, तो एन पॉजिटिव होना चाहिए तो आप क्या लगा सकते हैं, क्या लगाते हैं आप, मतलब ऑल्टरनेटिंग, मतलब वो जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है या उसको बोलते हैं लेबनिज टेस्ट है, वो लगाने के लिए आपको ये पॉजिटिव चाहिए था, तो आपको टेस्ट नहीं लगा सकते। बट अभी ये डिसाइड नहीं हो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, उसको कोई दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। तो दिस इज, अभी हमारे पास क्या है कि दिस इज समेशन ए एन, समेशन मॉड ए एन क्या हो जाएगा, मॉड साइन अल्फा बाई एन, एंड व्हाट अबाउट दिस, क्या बोलते हैं इसके बारे में, साइन एक्स और एक्स में क्या रिलेशन है, तो यहां से आ जाएगा, और मॉड ऑफ साइन एक्स है तो कोई बात नहीं, सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो मॉड एक्स का मतलब है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। मॉड साइन एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो यहां से आ जाएगा, अच्छा लेकिन ये तो इन्फिनिटी हो जाएगी ना, तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा, ये यहां से क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा।
ये टेस्ट लगाएंगे तो वो डाइवर्स कर जाएगा, तो डाइवर्स तो कुछ कंक्लूजन ही नहीं आएगा। फिर से लेस देन इन्फिनिटी मतलब कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्स भी कर सकता है, कुछ भी नहीं है। तो कोई टेस्ट लगाओ, आप वो लगाओ क्या। सर ये कन्वर्ज कैसे करेगा? अल्फा बाई एन समेशन ऑफ अल्फा बाई एन तो डाइवर्ज करेगा ना? सर अल्फा बाई एन से लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होगा? नहीं होगा ना, वही तो कह रहा हूँ। तो ये अप्लाई नहीं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि जब x को आप अल्फा बाई एन रखो तो यहां से आ जाएगा, लेकिन समेशन अल्फा बाई एन इज डाइवर्जेंट, तो लिमिट जो कंपैरिजन टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट यहां फेल हो जाएगा, मतलब अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि राइट साइड वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो अभी यहां से भी मतलब जो कंपैरिजन टेस्ट में लगा रहा था अल्फा बाई एन के साथ, तो वो टेस्ट भी अप्लाई नहीं होगा। मतलब अभी कंक्लूजन नहीं आएगा, बस टेस्ट फेल हो रहा है यहाँ पे। अभी कंक्लूजन हमें देखिए कुछ और करना पड़ेगा। अब ये बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन अल्फा बाई एन और अपॉन में अल्फा बाई एन, ये कितना आएगा? या अपॉन में 1 बाई एन, अभी छोड़ो, अभी ये बताओ अपॉन में या अल्फा बाई एन, ठीक है, ये कितना आएगा? ओके, तो ये आपका जैसे 1 है। अब लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये मोर देन 0 आ गया तो क्या होगा दोनों का बिहेवियर? मतलब दोनों सेम ही रहेंगे बिहेवियर। जब आप ऐसा हो कि लिमिट ऑफ, तब देखो ये हमारे पास लिमिट ऑफ एन अपॉन बी है ना, मॉड लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि लिमिट ऑफ एन अपॉन बी एन पॉजिटिव आ जाए तो समेशन एन समेशन बी एन बोथ हैव द सेम बिहेवियर, तो ये क्या आएगा? डाइवर्जेंट ना, क्योंकि सीरीज अल्फा बाई एन, तो अल्फा तो बाहर कर सकते हो, सीरीज 1 बाई एन, दिस इज डाइवर्जेंट। इवन मॉड है तब भी कोई दिक्कत, तो मॉड अल्फा बाहर आ जाएगा, तो दिस इज डाइवर्जेंट। ये इंफिनिटी है, सो दिस इज डाइवर्जेंट एक्चुअली। और यहां इसकी बारे में बात करें तो अब ये तो मैंने अभी चेक किया, सेम चीज अगर मैं इस पे लगाऊं अच्छा, तो हमने ये डिसाइड किया कि दिस इज डाइवर्जेंट, है ना। अभी हमने डिसाइड किया कि इसका मॉड ले रहे हैं तो वो डाइवर्जेंट आता है बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अभी मुझे इसका डिसाइड करना बाकी है, क्योंकि यहां -1 की पावर n भी है, तो यहां ऑल्टरनेटिंग है। तो आपने कभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं? जैसे ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही तो है। अभी -1 की पावर n साइन 1 बाई एन, ये लो अल्फा को 1 रख दिया अभी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये क्वेश्चन कभी आपने टेस्ट किया? व्हाट अबाउट दिस, बताओ। तो यहां पे तुम कोई टेस्ट लगाओ, कौन सा टेस्ट लगाना चाहोगे? टेस्ट यू टेस्ट, रूट टेस्ट, ये सब कुछ देखो। है ना, हमें ये पता है कि साइन 1 बाई एन जो होगा, अभी हमने ये डिसाइड किया है कि दिस इज अ डाइवर्जेंट, दिस वी आर श्योर ड्यू टू लिमिट कंपैरिजन टेस्ट विथ 1 बाई एन, है ना। ये हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे 1 बाई एन के साथ, तो ये श्योर है कि दिस इज डाइवर्जेंट। व्हाट अबाउट दिस? अच्छा, यहां पे साइन n को 1 रखा, साइन 1 बाई 2, साइन 1 बाई 3, साइन 1 बाई 4। एक मिनट चेक करो जरा इसके बारे में। 1 का मतलब पता है कितना है? 57 डिग्री, तो साइन 57 डिग्री। फिर 1 बाई 2 का मतलब, अच्छा आप कह रहे थे कि ये क्या नहीं है, क्या नहीं है?
पॉजिटिव नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आप चेक कीजिए कभी नेगेटिव। आप मुझे कोई एक n बताइए जहां नेगेटिव हो जाएगी। साइन 1/n इज पॉजिटिव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि जब n को 1 रखोगे तो 1 आएगी, एंगल की बात कर रहा हूं। थीटा जो है यहाँ पे 1 है, 1/2 है, 1/3 एट द एंड 0 हो जाएगी। और ये 1 जो है रेडियन में है, तो 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री। तो ये 0 डिग्री से ये जो 1/n है ना, ये 0 और 57 डिग्री के बीच ही रहेगा हमेशा। तो साइन का प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं, 0 से लेके 57 डिग्री तक साइन क्या रहता है, या ग्राफ बना के आप देखेंगे तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, अब बात रह गई अल्फा बाई एन का, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा तो यहाँ फिक्स कोई नंबर है ना, अगर 2/n होगा तो उसके हिसाब से मुझे लगा अल्फा को थोड़ा सा इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। अल्फा अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो माइनस बाहर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव ले लूं तो क्या होगा, अल्फा को थोड़ा बाउंड लगाने पड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जैसे अल्फा बाई एन है तो ये मोनोटोनिक है, तो मैं इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज व्हाट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। हाँ, दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, एटलीस्ट दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है, दिस इज कन्वर्जेंट। ये खुद कन्वर्जेंट है, इसका मॉड डाइवर्जेंट है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, है ना, कि खुद ये कन्वर्जेंट है लेकिन मॉड लिया तो डाइवर्जेंट आया। तो दिस सीरीज यू कैन आल्सो से दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगर ये भी कन्वर्ज कर जाता तो बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट, फाइन, तो इसका डिसीजन तो हो गया। तो मेरा इसी लॉजिक से वो भी आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि अल्फा यहाँ इन्होंने फिक्स नहीं किया, अल्फा फिक्स करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आंसर ठीक है। अब अल्फा के बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो अल्फा नेगेटिव हुआ तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो उसके सीरीज के कन्वर्जन डाइवर्जन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अल्फा पॉजिटिव के लिए काम करते हैं। अल्फा अगर बहुत ज्यादा हो गया, जैसे अल्फा 10 हो गया, तो 10/1, हेलो जी, अभी मैं क्लास में हूँ, आप 11 बजे के बाद रात को फोन कीजिए या कल फोन कीजिए दिन में, ठीक है। ओके, तो हाँ जी, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस अगर अल्फा को मैं 1 रख दूं उस क्वेश्चन में, दिस क्वेश्चन इज ट्रू। व्हाट इज अल्फा अगर ज्यादा है, अब देखो अल्फा ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, सी नाउ कम टू द मेन क्वेश्चन। तो साइन अल्फा बाई एन, चलो मुझे आप कोई अल्फा सजेस्ट करो जहां आपको लगता हो कि ये नेगेटिव आंसर दे देगा। अगर 10 लूं मैं तो 10 रेडियन कितना डिग्री होगा, हाँ जी 1 रेडियन 57 डिग्री, तो 10 रेडियन 570 अप्रॉक्स। तुम चेक कर सकते हो, ये क्लास 11th में जो मैं बोल रहा हूं कि 1 रेडियन जो कि 1 है और 1 डिग्री, तो ये अप्रॉक्स 57.16 या 22 डिग्री आता है। क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये है, पहला चैप्टर में जहां आपको डिग्री रेडियन पढ़ाते हैं वो। तो अराउंड, तो 1 डिग्री तो कम है, 1 रेडियन ज्यादा होता है। सो ये, लेकिन हमें क्या ही मतलब है, अब सोचो किसी सीरीज या सीक्वेंस का कन्वर्जेंस, पहले कुछ टर्म अगर फाइनाइट है ना तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो जैसे मैं अगर ये क्यों लिया हूं, जैसे ये 10 रेडियन है तो अप्रॉक्स ये 570 डिग्री मान लो, अप्रॉक्स 572 डिग्री अप्रॉक्स आएगा, तो 572 डिग्री अप्रॉक्स है ये। n को 1 रखेंगे तो ये बनेगा साइन 572 डिग्री, अगला होगा साइन 572/2 डिग्री, यही चल रहा होगा। मैं ये इसी टर्म को बस ओपन कर रहा हूं। एक बार n को 1 रखा तो ये आएगा, अल्फा को पुट कर रहा हूं, n को 2 एंड सो ऑन। अब ये कोई फाइनाइट नंबर आएगा ना, तो अब बताओ कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम आ जाएगी, कुछ टर्म छोड़ के।
जैसे अभी ये 572 है, हाफ से डिवाइड किया तो 200 समथिंग आएगा, और हाफ से डिवाइड करें, अगला 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, तो एग्जांपल के लिए मैं इसको जब 10 टर्म लिख दिया तो जो 11वां टर्म होगा वो क्या होगा 572 अपॉन 11। तो पहला 10 टर्म फाइनाइट टर्म है तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो कहने का ये मतलब हो गया कि सी इसमें मैं पहले 10 टर्म ओपन कर देता हूं, मैं सीधा ये अल्फा 10 के लिए बात कर रहा हूं, इवन आप कोई लार्जर अल्फा के लिए बात करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सो अल्फा कुछ ले लो, सो क्या करूंगा ना, मतलब अल्फा कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ पे। तो ये साइन अल्फा बाई n माइनस 1 की पावर n, एक काम करो n स्टार्ट करो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ अल्फा टू इंफिनिटी। अल्फा अगर 100 है तो पहले 100 टर्म छोड़ दो, तो पहला 100 टर्म फाइनाइट नंबर है, तो उस वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि फाइनाइट है ना, तो सम तो एट द एंड ऐड कर देगा। तो जो टेल है वो डिसाइड करता है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, चाहे सीरीज हो या सीक्वेंस हो। अगर पहले कुछ टर्म फाइनाइट है तो वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कन्वर्जेंस में, क्योंकि सीक्वेंस का टेल या सीरीज का टेल डिसाइड करता है, टेल मतलब पूंछ, मतलब जो आगे के टर्म्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ठीक है, अब इसके बारे में बताओ ये क्या है, कन्वर्जेंट है ना। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूं कि आप उतने टर्म को छोड़ दो जहां पे आप कह रहे थे नेगेटिव आंसर देगा, तो वो टर्म छोड़ दो आप। कुछ पॉइंट ऐसा आएगा जब n लार्ज होने लगेगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये वैल्यू 90 डिग्री से कम आ जाएगी, 90 से कम आ जाएगी, तो उस केस में आप वैल्यू 90 से कम होती तो 0 तक चली जाएगी। तो कुछ टर्म छोड़ दिया, दैट देन क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, ठीक है। जो नेक्स्ट है इसमें क्या दिक्कत है, ये ऑर्डर चेंज करवा रहा है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में समझ नहीं आया वो। अच्छा, थीटा का लिमिट डी जो है, ओके, तो fxy dx dy, तो हम लोग जानते हैं जब इसको कन्वर्ट करते हैं फंक्शन सेम रहता है, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, फिर dx dy को हम लिखते हैं r dr d थीटा, ये dx dy बनता है। मॉड जो जैकोबियन है वो जैकोबियन की वैल्यू r है। अब यहाँ जो लिमिट है 0 टू रूट अंडर 2 माइनस वाई स्क्वायर, 8 माइनस वाई स्क्वायर, तो 0 टू रूट अंडर 8 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ है रूट अंडर 2 से लेके 2 रूट 2 तक, रूट अंडर 2 से लेके 2 रूट 2 तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट 2 से 2 रूट 2 तक। तो अभी क्वेश्चन है लिमिट क्या है इसकी, है ना। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो y अलग है ना, ये x की लिमिट है, तो अच्छा सेम ही लिख रहा है, बस पोलर में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। बाद में ऑर्डर भी चेंज किया है, a में और c में पोलर में कन्वर्ट किया है। सो x इज 0 टू रूट अंडर 8 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से इसका ए क्या है, x बराबर 0, और अगर आप इक्वल करोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 8, तो यहाँ से r cos थीटा इज 0, तो यहाँ से रेडियस 0 आ जाएगा, r स्क्वायर इज 8, यही था ना, x लेस देन 8 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, तो r स्क्वायर इज 8, तो यहाँ से r की वैल्यू रूट 8 आ जाएगी, मतलब 2 रूट 2 रूट 8 आ गई। और जो y है वो आपके पास है रूट 2 से लेके 2 रूट 2 तक, ठीक, ओके। तो यहां से क्या होगा, अगर ग्राफ आप बनाओगे तो ये 2 रूट 2 रेडियस की सर्कल है, सो 2 रूट 2 यहाँ पे है, 2 रूट 2 2 रूट 2 इस तरह से है। अब x बराबर 0 का मतलब है y एक्सिस, यहां से लेके सर्कल तक लिमिट लिया,
और y की लिमिट लिया है √2 से 2√2, तो बीच में ये तो 2√2 है, y बराबर 2√2, बीच में √2 कहीं आया होगा, इसमें x को जब आप √2 पुट करेंगे तो y आ जाएगा, y² आ जाएगा 6, तो √6 है ना, तो ओके, तो y की लिमिट √2 से, तो मतलब y यहाँ √2 है, तो ये y बराबर √2 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग x आ जाएगा √6। ओके, क्योंकि ये √8 है, 2√2 की जगह आप लिखो √8, तो √6 पे ये आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करना है ना, y बराबर √2 से 2√2 और x 0 से सर्कल तक, तो इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए आप, तो हमने x² + y² को r² दिया है, तो यहां से एंगल तो 0 से π/2 समझ आ रहा होगा आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है। अच्छा, और 0 से क्यों स्टार्ट किया है इसने, तो थीटा तो ऐसे यहां से भी स्टार्ट हो सकता है ना, यहां से अगर मैं लिखूं क्या होगा, ये r sin थीटा मोर देन इक्वल टू √2 लेस देन इक्वल टू 2√2, तो यहां से जो आ जाएगा r तो मिल गया है, अब r को यहां पे अगर रख दो आप, r चेंज हो रहा है, r तो रेडियस, लेकिन हम लोग ये वाला रीजन नहीं लेना है, हमें स्टार्ट क्या करना है, देखो हमें सिर्फ इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, ओनली दिस रीजन। ठीक है, तो यहां से मैं अगर r की लिमिट निकाल दूं तो क्या आएगा, √2 कोसेक थीटा 2√2 कोसेक थीटा। वैसे r √2 से 2√2 यहाँ क्यों आया है, यहाँ क्या आया था, √2 हो सकता है, 0 और 2√2, अच्छा ठीक है, तो 0 तो नहीं होगा, सो 2√2 यहाँ से फिक्स सिंपली आ रहा है, और यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ रही है √2 cos थीटा से 2√2 cos थीटा, √2 कोसेक ना, हाँ √2 कोसेक से 2√2 कोसेक थीटा। अब इसमें अगर थीटा को मैं रखता हूं जैसे, चलो मान लो 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, 0 है ना, 0, r 0 हो जाएगा, cos 90 sin cos 0 1 ना, cos 90, ओके, अरे cos क्यों रख रहा हूँ, तो मुझे कोसेक ना cos दिखता है, सॉरी, तो ये कोसेक है ना, कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा में क्या है कि अगर मैं थीटा 90 रखता हूं तो क्या होगा, √2 से 2√2, ठीक है, √2 से 2√2 ये सही है। अगर थीटा मान लो 45 है तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ लिमिट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए ना r का, सर अपर लिमिट 2√2 हुआ कि 2√2 कोसेक थीटा होगा, अपर लिमिट जो होगी यहां से लेके, जैसे जब 90 है तो r यहाँ पे, क्योंकि अपर लिमिट चेंज तो नहीं हो रहा ना, चेंज तो लोअर लिमिट ही हो रहा है, ये तो फिक्स है ना बाउंड्री, क्योंकि यहां से r आपका लेस देन 2√2 आएगा और यहां से r आ रहा है लेस देन 2√2 cos थीटा, तो थीटा को 90, अच्छा थीटा को 0 रखने में क्या होगा, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, 0 होगा ही नहीं, इसीलिए ये एंगल आप निकाल सकते हैं क्या है, तो अगर आप ये एंगल निकालेंगे, एक मिनट, ये एंगल कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है √6 और y कोऑर्डिनेट है √2, तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं ये और ये 0 0 है, ठीक, तो ये लेंथ है आपका y पे एक्सिस, tan थीटा क्या होगा, यहां से π/6 ये आपका है √2, परपेंडिकुलर की लेंथ √2 है और बेस की लेंथ √6 है, तो ये 1/√3 आ गई, तो थीटा कितना आ गया, π/6 ओके, tan 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे, π/6, यहाँ π/6 रख के देखिए क्या होता है r, तो कोसेक π/6 साइन tan थीटा कहाँ से मिला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अच्छा अच्छा, परपेंडिकुलर की ये √2 है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे √6 है, कोऑर्डिनेट है इसीलिए, तो y/x होता है tan थीटा बराबर y/x,
तो यहां से आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं इसमें हम रखते हैं कोसेक को π/6, तो क्या बनेगा ऐसे साइन, बताइए 30 डिग्री पुट करेंगे, कोसेक 30 कितना 2 ना, साइन 31/2 2, तो r की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू 2 और यहाँ हो जाएगी 4√2। बट आपको लगता है थीटा 60 डिग्री पे हमारा रेडियस 4√2 तक जाएगा? थीटा 30 डिग्री है तो 30 पे रेडियस एक्चुअली क्या है ना, अपर बाउंड फिक्स है इसका। r का पता है दिक्कत क्या है, देखिए आप फिर से सोचिए, तो r में वैरी क्या कर रहा है, यहाँ पे वैरी सिर्फ जैसे आपने यहां से ड्रॉ किए, सी केयरफुली, तो जो रेडियस का अपर लिमिट है वो चेंज तो हो नहीं रहा हर बार, मतलब रेडियस तो फिक्स है ना, और लोअर लिमिट चेंज रहा, मुझे यहां से यहां तक शुरू में लेना है, तो हमारा ये फिक्स है, तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ये है, तो इसका मतलब है इस 2√2 में और इसमें से मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो लाइन था ना। अच्छा देखो हो क्या रहा है, समझो ये लिमिट पता है क्या दे रहा है, ये ऐसा दे रहा है दिस टू दिस, तो यहां से लेके यहां तक का दिस टू दिस, यहां से लेके यहां तक का दिस टू दिस, तो इस वाले पोर्शन में पता है क्या हो रहा है कि ये यहां तक जा रहा है। क्यों यहां तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ y बराबर क्या था 2√2 था, तो ये जो y इज इक्वल टू 2√2 की लाइन है, ये लिख रहे हैं आप लोग ना, तो y बराबर 2√2 की जो लाइन है एक्चुअली वो इसमें इंक्लूड हो जा रहा है ये, तो ये ऐसा इसलिए आया है क्योंकि यहां से लेके यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, यहां तक, तो ये जो दे रहा है यहां तक की लिमिट दे रहा है, इसलिए वैरी कर रहा है। लेकिन हमें तो इस लाइन से, क्योंकि तो लाइन कांस्टेंट था ना, इसलिए डिसाइड नहीं करेगा, तो मेनली होगा क्या, इस लाइन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, y बराबर √2, तो y बराबर √2 का मतलब r sin थीटा ना, r sin थीटा √2, तो r बराबर √2 कोसेक थीटा, क्योंकि ये तो डिसाइड करेगा क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर इसका रोल नहीं है एक्चुअली, इस लाइन का रोल नहीं है r डिसाइड करने, बिकॉज r इज ऑलरेडी फिक्स टू द रेडियस, तो ये वाला r यहां से आएगा और लोअर बाउंड यहां से आएगा, तो करेक्ट है मतलब, तो r की लिमिट हो जाएगी इस लाइन से, तो इस लाइन पे r ये आ रहा है √2 cos थीटा से, और ये cos नहीं कोसेक थीटा, और 2√2, ठीक है, और यहां से आपका थीटा, तो थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है ना, ओके। अब मुझे थीटा लग रहा है चेंज करना चाहिए, थीटा इन्होंने क्या लिया है, हाँ सही तो लिया है ना, हाँ क्योंकि मुझे लगा 0 से ले रखा है ना, तो यहाँ पे क्योंकि थीटा आप देख रहे हैं π/6 से स्टार्ट हो रहा है कर्व हमारा और 90 तक जा रहा है, तो π/6 टू π/2, ये क्वेश्चन करेक्ट है, आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। तो देख रहे हैं रोल किसका, Suppose वो जो y is equals to 2 हाँ अपर बाउंड्री नहीं होता, उससे नीचे होता, तो r की वैल्यू क्या आती है, अपर लिमिट। एक मिनट देखो, एक मिनट देखो, अगर मान लो ये हमारा शेडेड रीजन होता, सोचो अभी मैं इसकी बात करता हूँ, चेंज अगर क्वेश्चन होता, ये अगर मेरा शेडेड रीजन होता इस रीजन में, तो लिमिट यही आती, नहीं तो यहाँ पे 2√2 से 2√2 कोसेक थीटा होता। आप क्या पूछ रहे हो कि लोअर लिमिट क्या होता, ये लाइन नहीं होता, मतलब जो अपर लिमिट 2√2 है ना, उससे नीचे होता, तो r की लिमिट क्या है, मतलब यहां तक, ये कह रहे हैं आप, तो y √2 से 2√2 तक है ना, तो उसके बीच कहाँ होता, तो क्या होता, मतलब अपर लिमिट y की उससे कम होती तो, अच्छा इससे कम होती जैसे तो उसके हिसाब से भी डिसाइड करते, हाँ हाँ तो यहाँ नीचे होता तो फिर ये वाला √2 फिक्स है, फिर इसके बाद चेंज करना पड़ता दो पार्ट में, फिर इसका अलग लिखना पड़ता, फिर इसका अलग। अभी एक्चुअली मेनली क्या हुआ यहाँ पे, ये वाला क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि दिस लाइन डज नॉट डिसाइड द r इसके नीचे ही है तो वो डिसाइड नहीं कर रहा, लेकिन दिस लाइन डिसाइड्स r क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, सो ये y बराबर √2 की जो लाइन है ये डिसाइड कर रहा है r को, बट y इज इक्वल टू √2 डज नॉट डिसाइड r। फिर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे यही वाली लिमिट है, इसलिए यहाँ पे अगर लोअर होता तो उसके हिसाब से फिर सोचते, तो इस लाइन से और इस लाइन से आता फिर उसके हिसाब से, हाँ तो आता, अगर वैसा होता, अगर ये वहां पे नहीं होता फिर लोअर होता तो ये वाला वर्क कर जाता,
अगर यहाँ पे मान लीजिए √2 से √3 है एग्जाम्पल के लिए, अगर y होता √2 से √3, यहाँ पे √2 से 2√2 है ना, √2 से √3 होता, तो उस केस में r की लिमिट होती √2 कोसेक थीटा से √3 कोसेक थीटा, क्योंकि उस केस में क्या होता कि ये लाइन है और ये लाइन है। अब हमारा क्या होगा, तो इस वाले रीजन में यहां जब आप बनाते तो आपको r यहां से यहां तक लेना है, सो दिस लाइन विल डिसाइड r एंड दिस लाइन विल डिसाइड r। तो उस केस में यहां से आता √2 कोसेक थीटा और यहां आता √2 √3 कोसेक थीटा, फिर r की लिमिट होती √2 कोसेक थीटा से √3 कोसेक थीटा तक, अगर वैसे वाला केस आएगा। अगर ये मेरा रीजन है अगर, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन वो इंक्लूड करना पड़ेगा फिर, तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ये यहाँ था तो इसलिए इसका इंटरफेरेंस आया ही नहीं रेडियस में, ये लाइन यहीं तक रह गया इसीलिए। ठीक है, सो ये सही है, मतलब और सही लिखा हुआ है। ओके सर। चलो, और किसी का डाउट रह गया? तो बहुत लोग होगा। सर हाँ सर मैंने लास्ट में जो डाउट पूछा है वो फुल लेंथ टेस्ट 11 का है। हाँ। सर ग्राफ पहले क्लास में आपने करवाया था, तो सर उसका ग्राफ थोड़ा समझा दीजिए। कल कराया था ना ये क्वेश्चन मैंने, ये जो 37 आपने भेजा है ना लास्ट में जो भेजा है, हाँ सर। तो इसमें बस हमें EZ निकालना था, हमें EZ निकालना था ना। हाँ सर। हाँ, तो इसमें क्या कल तो कराए थे ना मैंने, तो ये आया था, यही तो आया था। हाँ, अब क्या समझना है, ये जो हमारा सपोर्ट है XY का क्या है, सपोर्ट 0 1 में है ना, XY का नहीं, X का 1 से 2 में है और Y का 0 से 1 में है ना। हाँ सर। मतलब इसमें क्या डाउट है, कल हमने इस क्वेश्चन को पूरा तो नहीं किया था, बट आई थिंक 1 से 2 में X है और Y 0 से 1 में है, तो हमने ये बनाए थे कल कि दिस इज आवर सैंपल स्पेस। अब यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस कर्व, ये तो कल कराया दिस कर्व xy इज इक्वल टू 1, तो x को जब 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 ही हो जाएगी। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ, ये पास करेगी, x को 2 रखेंगे y 1/2, तो x2 y 1/2। तो क्या डाउट है इसमें, ये है। अब देखो xy लेस देन 1, तो xy लेस देन 1 ये बॉटम वाला रीजन आएगा, हाँ सर ठीक है ना, तो इस रीजन पे इंटीग्रेट कर लो, ये है। सो जॉइन वीडियो बस हो गया। ओके, तो ये ग्राफ है y बराबर 1/x का, ये है पॉजिटिव साइड में। और किसी का रह गया है तो बीच में कुछ क्वेश्चन शायद। हाँ जी उजान, आर यू हियर? नहीं, ठीक है। और किसका है, ये कौन है, सुमित, ये कौन था वो, नाम भूल गया। ये जिनका रह गया आप कल करते हैं या तो, है ना। आज अभी हम मॉक टेस्ट 12 डिस्कस करेंगे। हाँ जी हरिओम, क्या पूछना है इसमें बताइए, है अभी जी? यस सर। पूछिए क्या पूछना है। सर इसी का यूएम भी नहीं आ रहा है, e की पावर -5 थीटा। आपने जैम पीवाई को सॉल्व किया हुआ है? आपको जैम पीवाईक्यू में ये पूछा हुआ है, जैम पीवाईक्यू में ये पूछा हुआ है, जैम पीवाईक्यू में ये पूछा हुआ है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये सब जैम में आ चुके हैं ऑलरेडी। सर ये सब पॉइजन केस में किए, e की पावर -θ एक बार। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये अच्छा एक्सपोनेंशियल दे दिया है। ओ अच्छा, तो ये थोड़ा, हाँ ये सब क्वेश्चन जो था पॉइजन केस में था, कोई बात नहीं, देखो ट्राई करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल अनबायस्ड कैसे जनरेट करेंगे आप, तो e की पावर क्या है, -5 थीटा दे रखा है, तो e की पावर माइनस हो जाएगा, तो 1 जब x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ओके 0 अदरवाइज। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया। कंप्लीट सफिशिएंट क्या है आपका, समेशन xi। ऐसे पता है जैसे एक्सपोनेंशियल में x गिवन x प्लस y इज इक्वल टू 1 है ना, तो ये भी यूनिफॉर्म 0 1 होता है, और x अपॉन x प्लस y
भी दोनों यूनिफॉर्म 0 1 ही आता है, गिवन वाले केस भी और रेशियो वाला भी। तो मतलब एक्स वाई अगर एक्सपोनेंशियल 1 है, स्पेशली आई थिंक ये थ्योरम है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो x अपॉन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 आता है, ऐसे आएगा ना, क्या था वहां पे। हाँ, और यहाँ पे तो वो देख लेते हैं क्या है, देखो तो ये समेशन एक्स आई हो गया। नहीं समझ आया तो वो लगा लो क्या, लेमन सेफी। लेमन सेफी में थोड़ा सीरीज ओपन करना पड़ता है। तो ये कंप्लीट सफिशिएंट है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, यही निकालना है ना। यस सर। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन 5 गिवन समेशन xi इज इक्वल टू t। ये है, अब ये प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा आपको क्या है ना। जी सर। तो यहाँ मेनली मुझे ये डिसाइड करना है एक्सपोनेंशियल में x1 गिवन x1 प्लस ये xn बराबर t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये थ्योरम क्या है, किसी को याद है, कंडीशनल क्या होता है। तो ये मेन तो इसी की जरूरत है यहाँ पे, तभी हम कर पाएंगे। सो x1 गिवन x1 प्लस x2 x3 समेशन तो हमें पता है कि अच्छा हो जाएगा ना, हमने वो पढ़ा हुआ है गामा वाला। देखो तो एक्सपोनेंशियल को मैं गामा में लिख सकता हूँ। देखो x1 x2 xn आर एक्सपोनेंशियल आपका क्या है यहाँ पे, थीटा है। चलो लेकिन एक्सपोनेंशियल थीटा नहीं है, वो मैं गलत समझ रहा हूँ। xi क्या है आपका, देखो ध्यान से, एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं था, चेक करो ध्यान से। xi एक्सपोनेंशियल नहीं है क्वेश्चन में, क्या है, किसका पीडीएफ है वो, पीडीएफ, ओ सॉरी मैं कहाँ देख रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ सर एक्सपोनेंशियली। हाँ सॉरी सॉरी, वो मेरी गलती है, वो मैं अभी दूसरा देख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास है सैंपल फ्रॉम, हाँ ठीक है, वो थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स है ना, ये वाला ना। हाँ तो इसमें ठीक है, ओके फाइन। तो ये एक्सपोनेंशियल को तुम गामा में क्या लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल थीटा को, स्पेशली ये वाला जो है, तो गामा में क्या लिखेंगे, गामा 1 थीटा। अब ये बताओ x1 से लेके xn तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, गामा n थीटा। या अगर जरूरत पड़ेगी तो x2 से लेके xn तक का यूज करूंगा मैं, ये क्या होगा, अब ये बताओ, तुमने पढ़े होंगे कि x है गामा अल्फा 1 बीटा, y है गामा अल्फा 2 बीटा। तो x अपॉन y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और x अपॉन x प्लस y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और these two are independent। x by y से बीटा सेकंड काइंड अल्फा y2 गामा बीटा y2। यस सर, बाय नहीं। बीटा फर्स्ट काइंड होगा। ठीक, तो आ तो गया। तुम्हें यहाँ किसकी जरूरत है, अच्छा यहाँ पे तुम्हें, अच्छा प्रॉब्लम ये है, लेकिन ये क्या मैंने लिखा अभी, मैंने दिस इज रेशियो है ना, अभी जो मैंने लिखे हैं वो रेशियो है, और हमें जरूरत किसकी है, गिवन की। तो मुझे तो जिसने क्वेश्चन बनाए हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसने यही सोच के बनाया है, उसने सॉल्व भी यही सोच के किया होगा। चेक कर लेता हूँ फिर भी मैं। तो ठीक है, तो यहां से हमें चाहिए, गिवन है मुझे सम, तो बाकी आ जाएगा। देखो तो यहां से क्या है कि एक ये मुझे पास यहाँ पे बताओ मुझे क्या होगा, थोड़े से दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन 5 गिवन, यहां से x1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, t माइनस x2 माइनस x3 माइनस xn, यही आएगा ना। यस सर। ओके, और वो अगर तुम यहां यूज कर लो तो क्या आंसर आएगा, इसकी जगह अगर पुट कर दो तुम x1 की जगह ये वैल्यू, तो क्या होगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये इन प्लेस ऑफ x1 आप वो रख दो,
तो गिवन है ना, आपको गिवन ऐसा है, तो गिवन x1 ऐसा है, तो इसको पुट कर दो जरा। सो पुट करोगे t माइनस समेशन xi i फ्रॉम 2 से n, ये है, और Yes, sir. दिस इज मोर देन 5। अभी गिवन लिखना है तो रहने दो, तो सेम चीज अब यहाँ से आ जाएगा समेशन xi i फ्रॉम 2 से n, दिस इज क्या आ जाएगा, लेस देन t माइनस 5। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है तुम्हें, Yes, sir. Gamma n minus whole. तो ये आ जाएगा इससे, बस सम इसका अभी जो पूछ रहा था यहाँ से, हाँ, तो अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो अब इसका पीडीएफ लिखो और उस पीडीएफ को इंटीग्रेट करो यहाँ से लेके 0 से t माइनस 5 तक, पीडीएफ ऑफ जो भी है ना, जो भी तुम्हें, तो उसका लिखो और इंटीग्रेट करके देखो आ जाएगा dx। तो ये t और n के टर्म में आंसर आएगा जो दे रखा है, Okay, sir. करके देखो। हाँ, ओके देन यही स्टॉप करते हैं अभी, और आप लोग मॉक टेस्ट जो 12 है वो देख लो, उसमें डाउट अभी हम 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, मतलब 5 मिनट 2 मिनट में। सो अभी क्या हुआ 1947, मतलब 7:47, तो 7:50 से स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 12। 2 मिनट का ब्रेक ले लो। तो